विंटर सीज़न मतलब कोज़ी एंड वार्म फीलिंग। मज़े मज़े के टेस्टी खाने जैसे मक्की की रोटी, साग, सूप, कॉफ़ी, हलवे। यही नहीं, गरम कपड़े, स्वेटर, जैकेट, वार्मर्स। बट इन सब का प्रॉपर बंदोबस्त तो हम लेडीज़ को अपनी गर्म रज़ाई से निकल कर ही करना होता है ना। बट बीइंग सुपर वुमन हम ना सिर्फ ये सब एफिशिएंटली कर पाती हैं, इनफैक्ट विंटर्स में आने वाली छोटी छोटी हैज़र्ड्स को भी स्मार्टली सॉल्व कर लेती हैं। वो कैसे? Let's see today's video. So without skipping, Assalamu alaikum everybody and welcome back. विंटर्स में ट्राई करें कि हर फैमिली मेम्बर की वार्डरोब को वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो ज़रूर रीअरेंज और रीसेट कर लें ताकि हैवी और फ्लफ़ी स्टफ़ को अच्छे से मैनेज कर सकें। बट इनको जब वॉश करने और सेट करने का मरहला होता है ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना होता है। जैसे वार्डरोब को भरी हुई और जम्बल्ड लुक से बचाने के लिए जैकेट्स और स्वेटर्स की स्लीव्स को अंदर की तरफ उल्टा कर दें और फिर जिप या बटन्स जो भी हैं उनको बंद कर दें। इस तरह हैंग करेंगे तो वार्डरोब ज़्यादा अरेंज्ड लगेगी और मैसी लुक नहीं आएगी। मोर ओवर हमें इतनी इनफ स्पेस मिल जाएगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्मर्स को, जैकेट्स, हुडीज़ वगैरह को अच्छे से हैंग भी कर पाएंगे और हमें स्पेस भी अवेलेबल हो पाएगी। अगर हम इसी तरह से स्लीव्स को लटका देंगे तो बल्कि लुक भी आएगी और जगह भी ज़्यादा घेरेगी। इस तरह से अगर हम इनको वॉश करते हैं ना, तो वॉश करके उनको हैंग करना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर हम इनको इस तरह से वर्टिकली हैंग कर देते हैं ना, लाइक सारी स्लीव्स और हुडी के नीचे का एरिया सारा वर्टिकल होगा, नीचे की तरफ लटका होगा एज मच एज पॉसिबल, तो पानी अच्छे से ड्रेन हो पाएगा। और आप बिलीव मी, इस तरह करके देखें जैसे आप हम नॉर्मली इनको फोल्ड करके, हाफ फोल्ड करके अगर हम इनको हैंग करते हैं ना, तो पानी तो ड्रिप हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मैक्सिमम नीचे की तरफ वर्टिकली हैंग करेंगे तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन होगा, और जितना ज़्यादा पानी ड्रेन होगा उतनी जल्दी ये ड्राई भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सर्दियों में पेश आने वाली हैज़र्ड है वो हमारा आटा है। जब हम रोटी बनाने लगते हैं, फ्रिज में से डायरेक्ट जब हम आटा निकालते हैं ना, तो बहुत ही सख्त हुआ होता है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर इतना कम हुआ होता है सर्दियों में। अगर हम कम भी कर दें तो फिर भी जो है आटा इतना सख्त होता है कि एट टाइम्स पेड़ा बनाना उसका मुश्किल हुआ होता है। तो उसकी डो को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आराम से 1 सेकेंड लगेगा। आप उसमें पानी गर्म थोड़ा सा कर लें। आपके पास अगर जैसे मैंने कॉफ़ी कॉर्नर बनाया हुआ है, तो आजकल ये केटल बिल्कुल मेरे काउंटर टॉप पर ही मौजूद होती है। विदिन सेकंड्स पानी गर्म हो जाता है, और जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ उससे सिर्फ 2-3 मिनट पहले परात में या किसी बाउल में गर्म पानी लेकर ना, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी, उसके अंदर इसके बाउल को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये आटा ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब ये देखें कैसे, कितना सख्त था और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आराम से हम इसमें से डो निकाल सकते हैं और अपने पेड़े या लोई बनाकर तो हम जल्दी से रोटी बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम सर्दियों की जो होती है, हमारा देसी घी या किसी किस्म का कोई भी बनास्पति घी है, तो वो भी इस तरह से हार्ड हो जाता है। तो उसको भी निकालना एट टाइम मुश्किल लग रहा होता है। जब रोटी बनानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, स्पून को इस तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। अब स्पून को गर्म करके जब इसके अंदर डालेंगे, अब आप ये देखें कि घी अपने आप मेल्ट होने लग गया जितना हमें चाहिए। उसके बाद जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है वो भी हमने बहुत सारी जगहों पर यूज़ करना होता है। तो नोज़ल इस तरह की बारीक वाली की वजह से उसके अंदर से नहीं आता, तो मैं खुले मुंह वाली बॉटल में निकाल लेती हूँ। एक बात। दूसरी चीज़ कि जब मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी होती है एक्सरसाइज से पहले, तो उसके अंदर भी मुझे कॉफ़ी शॉट रेडी करना होता है, जिसमें मुझे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डालना होता है। तो मुझे तब मुश्किल पेश आती है, तब भी मैं स्पून को गर्म करती हूँ और इस तरह से ना कोकोनट ऑयल लेकर जितना भी मुझे चाहिए 1 टीस्पून इसके अंदर डालकर, तो मेरा कॉफ़ी शॉट रेडी हो जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज़ इतनी सख्त हो जाती हैं ये देसी घी भी और कोकोनट ऑयल भी कि मुश्किल हो जाता है। जब हमने सर में ऑयल का मसाज करना होता है, कोकोनट ऑयल का, तब भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होता है, लेकिन कुदरती हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना इनफ होता है कि हम इसको थोड़ा सा अपनी पाम पर निकालते हैं ना और थोड़ी देर के लिए रब करते हैं, तो हमारे हाथों की गर्माइश से, हमारे बॉडी टेम्परेचर से एकदम वो मेल्ट हो जाता है और फिर हम इस तरह से मसाज कर लेते हैं। और अब ये देखें कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मैंने कोई भी इसके चंक्स नहीं नज़र आ रहे, तो ये सारा मेल्ट हो गया, तो मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है।
नेक्स्ट ये होता है कि मकई का आटा और साग का जोड़ तो लाजमी है, मक्की की रोटी और साग। तो साग की रेसिपी तो बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ मैं आपसे, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं विंटर्स की। और उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि मक्की के आटे में ना डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं डालते, उसी तरह केटल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर ना ठंडे पानी में मिक्स करके उसको लूक वार्म करके थोड़े से फ्लैक्सीड आटे में डालकर, क्योंकि ये हेल्दी, हम इसको मज़ीद बना लें, क्योंकि हमें पता है कि मकई के आटे में ग्लूटेन थोड़ा कम होता है, इस वजह से इसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू होल व्हीट आटा। तो इसकी रोटी बनाने के लिए अगर हम इस तरह से इसको अच्छे से मसल कर हम इसको थोड़ी देर के लिए गूंदेंगे और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर लेंगे तो हमारी डो जो है एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगी। और फौरी तौर पर अगर हमने रोटी बनानी है उसका भी मैं आइडिया आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैं इसकी रोटी विदाउट एनी हैज़र्ड, कोई फटती नहीं है, कोई टूटती नहीं है, कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आती। बस इस तरह से इसकी डो रेडी की और हल्के हाथों से हल्का हल्का ना पॉलीथीन की लेयर के अंदर इसको रख कर ना थोड़ा सा प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद जो मेरी रोलिंग पिन है ना, हल्की हल्की 2-3 डायरेक्शंस में बस इस तरह से मैं मूव करती जाऊँगी तो रोटी की एक शेप आ जाएगी। इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है, इसके किनारों को, इसके बॉर्डर्स को, इसके इनर एरिया को बिल्कुल यूनिफॉर्मली और इक्वली इसको इस तरह से बेलते हुए ना तो एक रोटी की शेप दे लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल सा रखना है, पेड़ा भी छोटा लेना है। तो बस इस तरह हाथ में लेकर और तवे के ऊपर आराम से हमने सेट कर दिया। अब इसके लिए स्पैचुला से ना इसको हम तवे को, पहले मैंने ग्रीस कर लिया था, वो मेरे से शॉर्ट मिस हो गया, तो ग्रीस ज़रूर कर लें तवे को और इस तरह स्पैचुला से इसको सेट करते जाएं ताकि ये चिपके ना। फिर हल्के हाथ से ना बस इसको कपड़े से प्रेस करके नैपकिन से तो आप अपनी रोटी को प्रिपेयर कर लें। ये रोटी अब यहाँ पे तैयार हो गई है। बस जी इतना काम था तो मक्की की रोटी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई। घी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर उसको मेल्ट करना है तो चम्मच को गर्म करें और घी जितना भी लगाना है या बटर लगाना है आप लगाएं। चाहे आप इसको साग के साथ इंजॉय करें या मेरी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग का मील, ब्रेकफास्ट मील में इसकी चूरी भी बना सकते हैं, जो अपनी वेट लॉस की वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे। उसके बाद मूली काटना और उसको श्रेड करना और ग्रेट करना भी एक मसला होता है, क्योंकि मूली के पराठे भी हमारे सर्दियों में बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। उसका ब्रेकफास्ट तो एक स्टेपल फूड बन जाता है सर्दियों का। तो बस जब उसके इसके छिलकों को मैं पील कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद उसको ग्रेट करने के बाद जो उसका मरला होता है ना, काफ़ी लेडीज़ के हाथ की स्किन सेंसिटिव होने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। हाथों की स्किन पर ये इरिटेशन ना हो जाए, कोई इचिंग ना हो हमें, उसके लिए जब मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ ना, अब मैंने क्या करना है, इसका पानी निकालना होता है, क्योंकि इसके अंदर इतना पानी होता है कि उसको अगर हम निकालेंगे नहीं तो पराठे कड़वे बनेंगे। डायरेक्ट अगर हाथ से मैं इस तरह स्क्वीज़ करती हूँ ना तो बहुत इचिंग भी होगी और इस तरह से हाथ सारे ना मैसी से हो जाते हैं, सारी मूली के चंक्स ऊपर लग जाते हैं। तो इस तरह मलमल मैंने रखी हुई है किचन में ना, बिल्कुल उसके बारीक सुराख होते हैं। 100% कॉटन होती है ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो कॉटन का कोई भी जो है क्लॉथ वो आप रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके सुराख होते हैं इतने। तो मैं इसको ना अपनी मर्ज़ी से, मैंने रखे हुए थान रखा हुआ है तो मैं काट लेती हूँ। काट के तो बस इसके अंदर जब मैं इनको रख लेती हूँ ना, तो फिर अब ये पोटली सी बना कर ना, तो जब मैं इसको इस तरह से हाथ से स्क्वीज़ करूँगी ना, एक तो इसमें से एज़ मच एज़ पॉसिबल इसका पानी निकल जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर कोई ड्रॉप्स भी नहीं रह जाएंगे। दूसरा ये कि मेरे हाथ मैसी नहीं होंगे, उनके ऊपर वो जो मूली के चंक्स हैं वो नहीं लगेंगे। और अगर मेरी स्किन सेंसिटिव है, इरिटेशन हो रही है, तो इतनी ज़्यादा डायरेक्ट इन कांटेक्ट में ना आने की वजह से इरिटेशन भी नहीं होगी। तो बस इसी तरह से 2-3 स्लॉट्स लेकर ना इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मूली का सारा पानी मैं स्क्वीज़ आउट कर लूँगी। तो इस पानी को आप वेस्ट कर लें, वैसे तो इसको यूज़ भी किया जा सकता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो बस अब ये देखें, ये हमारी मूली की स्टफिंग के लिए एक तो मेरे हाथ बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जब स्टफिंग रेडी करनी है तो इसमें मैं ना थोड़ा सा ना आलू बॉयल करके उसको मैश करके भी डाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब हम पराठे बनाने होते हैं ना, तो उसकी स्टफिंग जो होती है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती, फैलती नहीं है, उसके जो मूली के चंक्स होते हैं वो इधर उधर नहीं होते, तो एक इवन सी हमारी स्टफिंग रेडी हो जाती है। सारे मसाले तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो बस उसकी डो रेडी करके तो उसके बाद थोड़ा सा ना पराठे, जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना, वैसे तो आपको आता ही है, हम लेडीज़ को नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं छोटी छोटी 2 पेड़े लेकर, तो उसको इस तरह से हल्का सा हम बेल लेते हैं। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, शायद आप में से लेडीज़ बहुत सारी इस तरह करती हूँ, इसके जो दोनों होते हैं ना पेड़े, उनको ना मैं इक्वल बेलती नहीं हूँ,
लाइक जो नीचे वाला होता है ना उसको मैं थोड़ा सा छोटा और जो ऊपर उसके रखना होता है ना उसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ साइज़ में। उसको आगे चलकर आप देखेंगे, ये देखेंगे थोड़ा सा मार्जिन में बड़ा है ना जो ऊपर मैंने रखना है, तो स्टफिंग उसके ऊपर रख कर ना ये होगा कि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो जब हम दूसरे को उसके ऊपर रखते हैं और साइडों से फिक्स करते हैं ना तो बिल्कुल ये ना इक्वल साइज़ के होते हैं। बस ये फंडा होता है इसका कि ये ऊपर वाली जो टिक्किया होती है उसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा करती हूँ। अब इसको हल्के हाथों से बेलती हूँ, बिल्कुल इसको ज़्यादा वेट नहीं इसके ऊपर डालती और प्रेशर नहीं डालती। और इस तरह से ये जो मूली के चंक्स की वजह से सुराख हो गए ना ये मैं खुद करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब देसी घी जाता है ना इस तरह से तो बहुत ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी और ब्राउन पराठा बनता है, अंदर तक देसी घी जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड किया करें कि आपका जो रोटी है वो कहीं से ऊपर से फटे ना कि चंक्स की वजह से। तो इस तरह से ये देखें सारी स्टफिंग जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये आलू के थोड़ी सी मैश करके आलू मैंने डाला था उसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है और एकदम टेस्टी और डिलीशियस पराठा रेडी हो गया। तो बस ये छोटे छोटे विंटर के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमने फेस करने होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स एज सच इतनी बड़ी नहीं होती हैं, बस टेक्निकली थोड़ा सा हैंडल करने की बात होती है। तो बहुत सारी विंटर की हैक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपसे, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें से ये भी एक वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विबेनिया ATF को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।